प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा स्वाध्याय का भी प्लेटफॉर्म है। और आज हमारे साथ राजेश कंबोज जी हैं, जो हमारे साथ स्वाध्याय करेंगे थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया मास्टर्स, कि अभी हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने 500 पेज पूरे कर लिए हैं। आज जो राजेश जी स्वाध्याय करने वाले हैं वो पेज नंबर्स 560, सॉरी 551 से 560 है, राइट? हाँ जी, जी 560 है। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो हेड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू राजेश जी वंस अगेन। हमारे साथ इन्होंने गीता का स्वाध्याय भी किया था, और साथ ही साथ कई सारे थिंकिंग डेस्टिनी के स्वाध्याय भी किए हैं। बट उसके अलावा ये एक बॉलीवुड की शख्सियत है, जो कि दिल्ली में बेस्ड है अभी फिलहाल, बट काम के लिए, काम के सिलसिले में ये बॉम्बे जाते आते रहते हैं। और बहुत सारा काम किया हुआ है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए एक्टर है, बट सारे स्किल्स एबिलिटीज हैं उसके मालिक हैं। ये काफी सारी लैंग्वेजेस में महारत इनको हासिल है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी, भोजपुरी भी ये अच्छे से बोल लेते हैं। संस्कृत का भी नॉलेज है। कई सारी फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, टीवी सीरीज, डिजिटल एड्स, कॉर्पोरेट एड्स और डॉक्यू ड्रामा, प्रमोशनल शूट्स, लाइट एंड साउंड शोज, एंकर बेस्ड शोज और इवेंट्स, जहाँ पे वॉइस एक्टिंग और आरजे विद एफएम, रेनबो दिल्ली, प्रिंट शूट्स, डबिंग्स एंड थिएटर, काफी सारा काम किया हुआ है। इनको गाने का भी बहुत शौक है। कई सारी फिल्म्स में उन्होंने काम किया हुआ है। कुछ फिल्म्स का मैं जो नाम बताना चाहूंगा, ऐसे तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं पढ़ती हो जाऊंगी तो 15 मिनट से ज्यादा ऊपर हो जाएगा। बट कुछ अच्छी अच्छी जो मूवीज हैं, जो जिनको मैंने देखा है, मैं अपने हिसाब की बोल रही हूँ। सो एजेंट विनोद आपने सुना होगा। रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जुगाड़, ब्लैक एंड व्हाइट, गांधी टू हिटलर और शेरशाह, भारत, शिद्दत, बेल बॉटम। फिर वेब सीरीज भी की है, द हॉलिडे, XXX सीजन 2, स्कैम, 1992, कार्टल, द मैरिड वुमेन। और भी बहुत सारी वेब वेब फिल्म्स भी हैं और सीरीज भी हैं जो की हुई हैं। मैं ऐसा कहूंगी कि अब राजेश जी अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैं बहुत सारा बताऊंगी तो अभी समय निकल जाएगा। मगर ये भी है कि कुछ जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो हम जानना चाहेंगे, और फिर उसके बाद हम स्वाध्याय में प्रवेश करेंगे। सो ओवर टू यू जी राजेश जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत सारा आपने बता दिया पहले ही। अभी लेटेस्ट जो है वो एक नाटक अभी मैंने रेडियो नाटक किया है, जिसके बारे में मैं खास तौर से बताना चाहूंगा कि ये आमतौर पर हम एक्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो विजुअल एक्ट करना बहुत आसान होता है बजाय ऑडियो करेक्ट। के। जब आवाज से सिर्फ आपको जहाँ पर इनेक्ट करना है, तो अभी लेटेस्ट एक रेडियो नाटक मैंने किया है जो कुछ दिनों के बाद अभी यूट्यूब पर उसका प्रीमियर होगा। वाह, दैट्स तो ग्रेट। जी, तो ये नाटक जो है इसमें ड्रीम रोल मुझे अपना करने का मौका मिला, जो कि दैट्स जो ग्रेट। हमारे भारत की एक महान शख्सियत हैं, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य जिनके नाम से भी जिनको जाना जाता है। जी जी जी। तो उनका कैरेक्टर मुझे करने का मौका मिला इस नाटक में। क्या बात और बहुत ही संस्कृतनिष्ठ भाषा है, क्योंकि अगर हम उस दौर की बात करते हैं तो उसकी भाषा जो है वो उसी तरह की होनी चाहिए। है, बिल्कुल। और नाटक में हमने पूरी कोशिश भी की, स्क्रिप्ट के लेवल पर भी मैंने थोड़ा बहुत उसमें योगदान दिया है साथ में। जी जी। तो जहाँ जहाँ मेरे इनपुट्स की जरूरत थी तो वहां पर अपने इनपुट्स मैंने डाले। दैट्स तो ग्रेट। ये एक चीज है जो कि अभी लेटेस्ट हुई है, और इसके बारे में मैं लिंक भी बाद में शेयर करूंगा। आप चाहें तो आप बाद में ग्रुप में डाल सकती हैं, जब उसका यूट्यूब का जब लिंक आएगा, तो जो भी लोग सुनना चाहेंगे उसको सुन सकते हैं बाद में। बिल्कुल। तो ये एक लेटेस्ट चीज है। बहुत मतलब मुझे खुद करने में बहुत अच्छा लगा। और वाकई मतलब मेहनत बहुत ज्यादा उसमें मैंने की है, तो ये जो सुनने वाले लोग हैं वही बताएंगे कि कितनी कामयाब हुई वो मेहनत। देखिए, आपने अपनी आवाज डाली है, आपने अपनी मेहनत डाली है। जब कोई इंसान अपना, जैसे बोलते हैं ना, हमने एक्शन कर दिया, अपना कर्म कर दिया, जी अब फल की चिंता मत करिए, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। आपने अच्छा काम किया है, वो मैटर करता है, और आपने जरूर किया होगा। सो हम इस चीज को जानकर कि चाणक्य वाले इसमें सीरीज में आपने अपनी आवाज दी है, एक्सप्रेशंस कितने लगते हैं, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है,
सो वंडरफुल, इसमें थैंक यू। एक चीज और जो है, क्योंकि अभी जो मेरा एज ग्रुप है वो आप देख ही रही हैं, लेकिन जो इसका जो कालखंड है, जिस जहाँ जहाँ ये इस प्ले में जो चाणक्य की उम्र है, आप करेक्ट। ये देखिए कि चंद्रगुप्त जो उनके शिष्य थे वो भी वृद्ध हो चुके हैं इस नाटक वाह। का जो पीरियड है। जी। तो तो चाणक्य की उम्र उस वक्त कितनी होगी, तो आप एक वो आवाज के साथ उस तरीके से थोड़ा सा वो आपको बनाने की कोशिश करना है, या कुछ मतलब आपको खेलना है उसके साथ, तो वो एक चैलेंज था। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, दैट इज ग्रेट। सो मास्टर्स, बहुत सारे खूबियों के धनी हैं राजेश काम्बोज जी, और दिल्ली में रहते हैं फिलहाल, लेकिन काम के सिलसिले में उनका आना जाना हमेशा लगा रहता है। सो अब हम आज उनसे स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे, जो थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब है। नीतू जी करना चाह रही थी, लेकिन कुछ कारणवश जो आप सबको पता ही है, उनके पिता नहीं रहे फिजिकल अबोर्ड में, तो राजेश जी ने उस पेजेस को उठाया है। सो पेज नंबर 551 से लेकर 560 तक आज राजेश काम्बोज जी हमें उसका स्वाध्याय करेंगे, उस किताब का। सो ओवर टू यू राजेश जी। जी, तो चलिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी दिव्यात्मा मास्टर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो बाद में भी इसे सुनेंगे, उन सबको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और हेरल्ड परसीवाल मास्टर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का ये स्वाध्याय हम शुरू करते हैं। क्योंकि ये बुक उन्होंने ही लिखी है, तो मैं बस अपने आप को उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो क्या बुलवाना चाहते हैं मुझसे। तो पेज नंबर 551 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये शुरुआत इस तरीके से होती है कि जो करता है वो इंद्रियों के वश में होकर भावना और इच्छा से खुद को नियंत्रित होने देता है, जो कि कानून के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। भावनाएं और इच्छाएं वहां तक शासन करती हैं जहां तक अतीत की नियति उसे अनुमति देगी। कर्ता ने जब पहली बार भौतिक शरीर में अपना स्थान बनाया था, तो भावना और निपुणता बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, या बिना किसी परेशानी की थी। उस वक्त वो निर्दोष थे, उन पर बुराई का कोई दाग नहीं था। बुद्धि के प्रकाश में कर्ता ने बिना प्रश्न किए हर चीज का आनंद लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता है, हालांकि इसमें से उसका अपना कोई ज्ञान नहीं था। बुद्धि के प्रकाश ने उसे सब कुछ प्रकट कर दिया था। प्रकाश भावना और इच्छा में था, और वो सब कुछ जो इच्छा चाहती थी उसके पास था। वो सब कुछ था जो इच्छा के लिए अच्छा था, प्रकाश के द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया था। और ये भावनाएं और इच्छाएं जो हैं वो प्रकाश से बंधी हुई नहीं थी, जैसे कि वो अब हैं। कर्ता उससे डरता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वातावरण में प्रकाश बंद हुआ, जब कर्ता ने प्रकाश की चेतावनी की अवहेलना की, उसने उसे निग्लेक्ट किया, तो कर्ता ने उस आंतरिक हिस्से को छोड़ दिया और पृथ्वी की बाहरी परत की यात्रा की। वहां पर सब कुछ अलग था। अब उन्हें वो ज्ञान नहीं पता था जो कि प्रकाश ने उन्हें दिया था। तो यहाँ पर जो रहस्य उद्घाटन का जो जगह थी, वो धीमे धीमे तर्क ने ले ली। यहाँ पर लॉजिक जो है सामने आने लगा। खुशहाल स्थिति की जगह अब दुख आ गया। आजादी की जगह अब पराधीनता आ गई, और स्टेनलेस जो उसके अंदर जो मजबूती थी उसकी उसकी जगह हस्ट आ गया। युद्ध, रोग, उत्पीड़न, मृत्यु की चाहत, ये उन बाहरी लोगों के लिए खतरा थी जो अपनी चार इंद्रियों से नियंत्रित होते थे। आनंद और क्षुधा की तृप्ति का एहसास और इच्छा, ये राहत देने के लिए तो आए, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने के लिए कभी भी पर्याप्त चीजें नहीं होती। भावना और इच्छा को दुनिया की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं किया जाता। ये डूअर का एक हिस्सा है। और डूअर जो कि अपनी मूल स्थिति में पहले तो संतुष्ट था, उस स्थिति के बारे में इच्छा पूरी तरह से जागरूक है और इसे फिर से चाहती है, और इसलिए संतुष्टि के लिए वो अशांत है। लेकिन कर्ता जो है इसे खोजता है बाहरी चीजों के अंदर, बाहर की प्रकृति तक पहुंचता है। और वो तब से ऐसा कर रहा है जब से बुद्धिमत्ता की जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है, वो उससे छीन लिया गया या उसके ऊपर से हट गया। इच्छा के जादू के अधीन हो जाने के बाद ये जादू पूरे मानव जीवन पर हावी हो गया। मंत्र की शक्ति का प्रयोग प्रकृति द्वारा किया जाता है, और डूअर्स के विचारों ने प्रकृति को एकदम ग्रे कर दिया, धुंधला कर दिया। और अब इसके जो प्रकृति जो है प्रकाश के लिए, वो डूअर्स को अपनी तरफ खींचती है। कर्ता की जो भावनाएं और इच्छाएं हैं, वो उसकी नेचर, उसकी प्रकृति में चली गई हैं, और कर्ता जो है
वो अपनी भावनाओं के वश में हो गया है और प्रकृति जो है उनके अगेंस्ट काम करती है। अब यहाँ पर प्रकृति को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर्ता ने खुद उसे वैसा बनाया है। जब कर्ता प्रकाश को खो देता है जो कि उसे उधार दिया गया था, अब वो करता क्या है? वो उसे बचाना चाहता है, संतुलित करना चाहता है, लेकिन ये भी कर्ता की अपनी डेस्टिनी है। कुछ कर्ता इसे अस्पष्ट ढंग से महसूस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो किसी चीज के लिए दोषी हैं, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि वो उनका दोष जो है वो किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए वो अपने आप को दोषी मानते हैं। और ये भावना जो है एक अस्पष्ट से डर को पैदा करती है, उसे जन्म देती है। अब कभी कभी वो देवताओं के क्रोध या भगवान के क्रोध के डर के रूप में पेश तो किया जाता है। हालांकि जादू की ये शक्ति जो है आमतौर पर डर से ज्यादा होती है। ये डर भावना और इच्छा का साथी रहा है क्योंकि कर्ता जो है बाहरी पृथ्वी पर आया है। वो प्रकाश से तब से डरता है जब उन्होंने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। ये अस्पष्ट आशंका कि दुर्भाग्य उसके ऊपर आ जाएगा। खोजना और डरना दो अलग तरह की चीजें हैं और कर्ता ने खुद इसे बनाया और बिगाड़ा है। अतीत की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो सभी इसी अभिव्यक्ति के रूप में विकसित हुई हैं। उनकी भावना और इच्छा, यहाँ तक कि अगर हम अग्नि युग के लोगों की बात करें तो उनकी जो उच्चतम सभ्यताएं थी वो भी बाहरी विकास से ही हुई थी। आंतरिक स्वभाव के लोग जो थे वो बहुत ही कम विकसित हुए, अल्प विकसित थे। यही वजह है कि कर्ता जो है वो पुनः एक बार फिर से अपनी एग्जिस्टेंस में रहेंगे, बने रहेंगे वहां पर। डर और संतुष्टि पाने की इच्छा जो है उन्हें प्रेरित करती है, उन्हें एक प्रेरणा देती है। उनके विचार और उनके काम जो हैं वो इन ये जो भावनाएं हैं इनके रिएक्शंस के तौर पर होते हैं। तो इच्छा का दूसरा पहलू जो है वो है प्रकाश के खिलाफ विद्रोह, जो मौजूदा चीजों के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लेता है। और ये विद्रोह जो है वो इस फैक्ट से पैदा होता है कि इच्छा संतुष्ट नहीं हो रही। और इच्छा कभी भी बाहर की किसी चीज से संतुष्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका विरोध करती है। ये अनियंत्रित है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये प्रकाश के बिना नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ ये विद्रोह करती है। ये नियंत्रण के खिलाफ भी विद्रोह करती है। ये खुशी की अपनी जो मूल हालत है, मूल स्थिति जो है उस पे वापस जाना चाहती है, लेकिन प्रकाश के बिना ऐसा कर नहीं सकती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भावनाएं और इच्छाएं बेचैन करने वाली होती हैं। ये शरीर मन से प्रेरित उनकी कामुक भावनाएं और इच्छाएं हैं जिन्होंने इन सारे वर्षों से कर्ता और उसके विश्वास, उसके विचारों और उसके कामों को नियंत्रित किया है, तब से जब से कर्ता बाहरी पृथ्वी पर आए हैं। हर एक देहधारी कर्ता के पास वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी उसको जरूरत है। और अभी वर्तमान युग में जितने भी अनुभव, जितने भी एक्सपीरियंसेस पेश हो रहे हैं उन सब का जो प्रतिनिधित्व जो है वो किया जाता है। ये सारे अनुभव संभव हैं, लेकिन सिर्फ करने वाला जो है उसमें सीखने की कमी है। कर्ता जो है वो सीखना नहीं चाहता, हालांकि उसे अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से ऐसा करना चाहिए। ये उथल पुथल तब तक जारी रहेगी जब तक कर्ता खुद को भावना और इच्छा के रूप में अलग नहीं कर लेता। उसे ये एहसास नहीं हो जाता कि जिस सेटिस्फेक्शन की, जिस संतुष्टि की वो तलाश कर रहा है वो कभी भी अपने से बाहर मिल ही नहीं सकती। सारे कर्ताओं के विचारों का जो बाहरीकरण है वो एक नॉर्मल बेस, एक सामान्य आधार बनाता है जिस पर वो अपने भौतिक शरीरों में मिलते हैं। भौतिक तल पर ये एक वस्तुगत संसार है। इच्छाएं और भावनाएं जो हैं वो हमेशा पर्सनल यानी कि व्यक्तिपरक होती हैं और खास तौर से किसी भी व्यक्ति विशेष से ही संबंधित होती हैं। भीड़ की भावना, देशभक्ति, भीड़ द्वारा पूजा किया जाना, ये सारी सामान्य भावनाएं हैं, लेकिन समान नहीं है। आम तो हैं, लेकिन हर किसी में ये बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। कर्ता जब तक कोई एक विचार वस्तु या घटना के रूप में मूर्त नहीं हो जाता तब तक उसकी वास्तविकता कर्ता को समझ में नहीं आती। अब किसी भी विचार का भौतिक प्रदर्शन यानी फिजिकली उसे दिखाना, ये एक ऐसा केंद्र है जिस पर कुछ समय के लिए उसे जारी करने वाला कर्ता केंद्रित होता है।
बाकी कर्ता अगर वो उस काम में शामिल हैं तो वो भी उस काम से, उस वस्तु से या उस इंसिडेंट या उस घटना से प्रभावित होते हैं जो कि वो दिखा रही है। इस दुनिया में सारे कर्ता जो हैं, जितने भी डूअर्स हैं, वो एक साथ आ सकते हैं। वहां यहाँ पर वो एक आम स्तर पर बाकी कर्ताओं के विचारों का सामना करते हैं। यहाँ उन्हें वो वस्तुएं मिलती हैं, वो चीजें मिलती हैं जो कि उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को झकझोर देती हैं। जैसे कि काम है, व्यवसाय है, मनोरंजन है, पूजा है, गरीबी है, बीमारी है, विलासिता है, बुराई है, विपत्तियां हैं और युद्ध। ये उन्हें एक्सपीरियंस देते हैं। जन्म, मृत्यु, युवावस्था और जो उम्र के और पड़ाव हैं वो उन पर असर डालते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। यहाँ पर कर्ताओं का अपना कब्जा है, ये छल और कलह के स्रोत हैं, साथ ही आत्मसंयम और सदाचार के साधन भी हैं। कर्ता वस्तुओं को अपने से अलग कर सकते हैं और सिर्फ मानव भौतिक शरीर के माध्यम से मैं और मेरे के बीच का अंतर सीख सकते हैं। जब प्रकृति और कर्ता दोनों जिनकी ये सेवा करता है, उनकी तुलना में शारीरिक शरीर अस्थिर, अल्पायु और कमजोर होता है, इसकी सेवा का समय जो है वो कम है। जल्द ही उसकी जवानी खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ये प्रकृति और कर्ता द्वारा उस पर डाले गए दबाव को सहन करने के लिए बहुत कमजोर है। कर्ता को इसका उपयोग जो है वो प्रकृति से बुद्धि के प्रकाश को फिर से प्राप्त करने में करना चाहिए। इस थोड़े से समय में, जबकि शरीर ने अपना जीवन शुरू ही किया होता है, उम्र के साथ वो शरीर सूख जाता है या फिर बीमारी के कारण नष्ट हो जाता है। अपने अस्तित्व के उद्देश्यों की प्राप्ति तक शरीर की निरंतर सेवा करने में विफलता के कारण विघटित भागों के वापस लौटने के बाद उन्हें एक साथ बुलाना आवश्यक हो जाता है। उनके तत्वों के लिए शरीर की मृत्यु के बाद उसके हिस्सों को बनाने वाले मौलिक पदार्थ को फिर से इकट्ठा किया जाता है और एक नए रूप में अपनी सेवा जारी रखने के लिए नवीनीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर यह है कि अगर हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो विघटित होगा, और जब विघटित होगा उसमें डिटीरियोरेशन होगा तो फिर ये शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा और फिर से ये जो मैटर है हमारा, जिससे ये हमारा शरीर बना है, ये फिर से इकट्ठा होगा और फिर एक नया शरीर हमें प्राप्त होगा और फिर से हमें अपनी यात्रा जारी रखनी पड़ेगी। दीप्तिमान वायु, तरल और ठोस पदार्थ की 4 गुना धारा, जो कि 4 गुना सांस है, ये सभी भौतिक प्राणियों और चीजों का समर्थन करती है। उसके बाद कुछ कंपोजिटर इकाइयों को पौधों और जानवरों के शरीर से लिया जाता है। यहाँ वो इन वनस्पतियों और जानवरों के शरीरों के लिए रचना करें जैसे कि उन्होंने मानव शरीरों के लिए किया था। इस तरह से मानव का रूप और उसकी संरचना में एक सिमिलैरिटी, एक समानता आती है जो कि चेतन प्रकृति से जुड़ी हुई है, वहीं से चलती है। प्रकृति में ये इकाइयां जानवरों और पौधों में तब तक रची जाती हैं जब तक कि उन्हें वापस लौटने वाले कर्ता के नए सांस रूप के लिए एक नया शरीर बनाने के लिए वापस नहीं बुलाया जाता। अगर कंपोजिटर इकाइयां जारी होने पर उन्हें पौधों और जानवरों के शरीरों में नहीं लिया जाया जाता है, तो वे पृथ्वी के जो गोला है उसमें अपने तत्वों में मुक्त रहते हैं। जिन इकाइयों ने सिस्टम इकाइयों या इंद्रियों के रूप में काम किया था, वो मानव रूप में प्रकट हो सकती हैं, जैसे कि प्राकृतिक स्प्राइट है, जल अप्सराएं हैं, लकड़ी के स्प्राइट है, कल्पित बौने और जीव तत्व हैं। दूसरा पदार्थ जिससे किसी एक समय में शरीर बना है वो एक क्षणिक पदार्थ है। भौतिक तल पर पदार्थ की 4 अवस्थाओं की क्षणिक इकाइयां कंपोजिटर्स द्वारा पकड़ी और पकड़ाई जाती हैं जब वो शरीर से गुजरती हैं। तो इकाइयों की 4 गुना धारा में मुक्त इकाइयां शामिल हैं जिन्हें मानव शरीर में कभी रखा ही नहीं गया। क्षणिक इकाइयां जो कि मानव शरीर में पकड़ी गई हैं, रखी गई हैं और इस तरह उलझी हुई हैं, और इसके साथ साथ कंपोजिटर इकाइयां हैं। तो इन सब से जुड़कर जो है हमारा मानव शरीर बनता है। हमारी सांस जो है वो पदार्थ की 4 परतों से आती है, यानी कि मैटर की 4 परतों से हमारी सांस आती है जो कि भौतिक तल बनाती है। सांस सौर और चंद्र केंद्रों से होकर गुजरती है और पृथ्वी की परत पर लौटकर अपनी इकाइयों को सभी चीजों में ले जाती है। सांस ना सिर्फ ठोस और तरल भोजन, पानी, हवा और सूरज की रोशनी में आती है जो कि शरीर में ली जाती है, बल्कि ये हर समय शरीर से इंद्रियों तक अदृश्य रूप से प्रवाहित होती है।
हमारे शरीर के माध्यम से सांस और वाणी भौतिक पदार्थ के पूरे द्रव्यमान को गतिमान रखते हैं। ये छोटे छोटे बहुत सारे कणों को आंदोलित करते हैं, उन्हें उत्प्रेरित करते हैं और उन्हें भौतिक संसार में प्रचलन में रखते हैं, और फिर उन्हें मानव शरीर में प्रवेश करवाते हैं और छोड़ देते हैं। जिन निकायों के माध्यम से इकाइयों की एक विशेष धारा गुजर जाएगी, वो खोल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर विचार और परिणाम संबंधी जो उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से इनके जो इंटर रिलेशंस हैं उन्हें आसान बनाया जाता है, सुगम बनाया जाता है। मानव शरीर दो श्रेणियों की इकाइयों से बना है। पहली इकाई है इंद्रियों की इकाई, और फिर दूसरी इकाई जो है उनके बारे में हम बात करें तो ये इकाइयां जो है पिछले जन्मों में इन्होंने कंपोजिटर्स के रूप में काम किया है, और हर सफल जीवन में ये फिर से एग्जिस्टेंस में आती हैं, अस्तित्व में आती हैं। दूसरी श्रेणी जो है वो क्षणिक पदार्थ से बनी है, जो कि किसी भी शरीर में रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दोबारा अस्तित्व में हो। ये फिर से अस्तित्व में आता है अगर ये विचारों के हस्ताक्षर, यानी हमारे विचार जो हैं, जैसा हमने पहले भी इस किताब में पढ़ा था कि जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय जो विचार जो प्राणी के उसमें मस्तिष्क में रहते हैं या उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, उनके हिसाब से हमारा अगला जन्म जो है वो निर्धारित होता है। तो विचार का वो जो सिग्नेचर है, वो जो उसका हस्ताक्षर है, उसकी मोहर जब तक इसे नहीं मिलेगी तब तक ये मैटर जो है वो काम नहीं करता। तो प्रकृति की दृष्टि से किसी विशेष कर्ता की उसके पुनः अस्तित्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंद्रियों और संयोजक इकाइयों को विशेष कर्ता की मुहर से उसके श्वास के माध्यम से सील कर दिया जाता है। मुहर लगाने वाली इन इकाइयों को सांस के माध्यम से चिन्हित, समन्वित और व्यक्त किया गया है। जब वो विशेष कर्ता द्वारा प्रयुक्त हाड़ मांस के शरीर में सेवा करते थे तो वो बार बार बनते थे। वो चाहते हैं कि वो कर्ता वापस आए। जो कर्ता उन्हें अपने से बांधता है वो खुद भी उनसे बंध जाता है। वो प्रकृति और पदार्थ का एक विशेष हिस्सा है जो विशेष कर्ता के प्रभाव में है, और इस पदार्थ को ऊपर उठाना होगा ताकि कर्ता को उस आरोप से मुक्त होने से पहले कुछ हद तक सचेत किया जा सके। और तब तक इस मामले के लिए उस कर्ता से संबंधित मानव शरीर के क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यात्राएं, परिवर्तन, अलगाव, पुनर्मिलन और उस मामले का रोमांच। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे मानव शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। इन्हीं से हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं और इन्हीं से हम आगे की यात्रा जो है वो करते हैं। क्योंकि जो भी अनुभव हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में उसका इम्प्रिंट आ जाता है, और वही हमारी आगे की यात्रा में साथ जाता है। तो कर्ता के जो 12 भाग हैं उनमें से केवल एक ही एक वक्त में अवतरित होता है। हर भाग कर्ता की एक अलग खासियत या उसकी एक अलग विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, उसे रिजेंबल करता है, और एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर से एग्जिस्टेंस में आता है। इनमें से हर भाग अलग है, और फिर भी ये बाकी सबसे संबंधित भी होता है, क्योंकि कर्ता तो एक ही है। वही अ, सारा कर्म कर रहा है, तो डूअर तो एक ही है। तो ये जितने भी भाग हैं वो उसके साथ जुड़े हुए ही होते हैं। कर्ता का वो भाग जो पुनः अस्तित्व में आता है, वो बाकी भागों के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत नहीं होता। स्वर्ण काल के अंत में वो भाग फिर से अन्य भागों के साथ संबंध में प्रवेश करता है और उनके बीच अपने स्थान पर लौटता है, और तब तक वहीं रहता है जब तक कि बाकी के भाग अपनी बारी में फिर से एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाते। जब ये एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं तो एक बार फिर से ये अस्तित्व में आ जाता है। हर भाग खुद के लिए जिम्मेदार है, अपना भाग्य खुद बनाता है, अपना जीवन स्वयं लेता है और लाभ प्राप्त करता है। और लाभ क्या प्राप्त करता है? वही जो उसने बोया है, जो वो पीछे कर्म करके आया है, वही उसे आगे जाकर मिलेगा। कर्ता के जो और 11 भाग हैं वो गैर मौजूदा भागों का निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। हालांकि ये उसके जीवन के दौरान और उसके साथ ही उसके शरीर की मृत्यु के बाद अवतरित भाग से भी प्रभावित होते हैं। कर्ता का जो भाग अवतरित है, वो जरूरी नहीं है कि उन अंशों से प्रभावित हो जो अवतरित नहीं हुए हैं।
कभी कभी एक जीवन के दौरान कर्ता के एक से अधिक भाग अवतरित होते हैं। अ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी एक जीवन में हैं, तो हमारा एक से ज्यादा भाग जो है वो हमें, यानी पिछले कुछ जन्मों के जो कर्म है उनका फल हमें इस एक जन्म में सामने नजर आता है। ऐसा तब होता है जब जो ये भाग है, ये कर्ता और उसकी कार्य क्षमता के लाभ के लिए काम करता है। कभी कभी शरीर का कुछ हिस्सा निकाल लिया जाता है, जैसे कि बुढ़ापे में, या पागलपन में, या फिर जब हम अपने विवेक को छोड़ देते हैं, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, उस समय। तो कर्ता के उस हिस्से में जो कि पुनः अस्तित्व में आता है, कभी कभी कुछ भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। कभी कभी भावना प्रबल होती है और कभी कभी इच्छा प्रबल हो जाती है। तो विचारक में जो कि शरीर से संपर्क करता है, एक दूसरे पर हावी नहीं होता, ये मैंपन को पहचान देने के लिए और आत्मपन के लिए बुद्धि से प्रकाश प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। कर्ता के 12 अंश अविभाज्य होते हैं। ये कभी उससे अलग नहीं होते, और इनमें से हर एक वो है जो कर्ता को एक मनुष्य के रूप में जागरूक बनाता है। उसके सांसारिक जीवन की पूरी अवधि के दौरान उसे अन्य मनुष्यों से अलग करता है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। कोई भी एक जैसे मैं नवीन जी जैसा नहीं हूं, या नवीन जी मेरे जैसे नहीं है, या हम सब जितने भी लोग यहाँ पर अभी इस समय जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। तो ये उसके सांसारिक जीवन की पूरी अवधि के दौरान उसे अन्य मनुष्यों से अलग कर देता है। मनुष्य ये तो जानता है कि वो चेतन है, लेकिन वो चेतन नहीं है इस बात से वो अवगत नहीं है कि वो कर्ता का सिर्फ एक हिस्सा है जो कि चेतन है, और बाकी भाग हैं, या उसके और इन गैर अवशोषित भागों के बीच में कुछ संबंध भी है। तो वो खुद को जानता नहीं है, और ना ही वो ये जानता है कि वो कैसा महसूस करता है, और ना ही ये समझ पाता है कि वो सोच क्या रहा है। सच्चा मैं क्या है और सच्चा स्व क्या है, इसको पहचानना ही असली रहस्य है। कर्ता की अपनी सोच से भावना और इच्छा कभी भी इस रहस्य की सही व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि भावना के रहस्य को मन सुलझा तो सकता है, और इच्छा मन इच्छा के रहस्य को सुलझा सकती है, लेकिन इन मनों को सुलझाया नहीं जा सकता। मैं और स्वार्थ का रहस्य जो है वो रहस्य ही रहता है, उसके सही होने की पुष्टि नहीं होती, बल्कि उन्हें एक संशय में, एक संदेह में छोड़ दिया जाता है। जिस विषय से वो निपट रहे हैं वो सत्य है, वो वास्तविकता है, लेकिन उनका समाधान जो है वो सही नहीं है। मनुष्य की मैं और स्वयं के बारे में गलती एक भ्रम के कारण होती है, जो भावना और इच्छा के दबाव में सोचने से उत्पन्न होती है। तो कर्ता के जो शरीर है उसमें वो स्वयं के प्रति सचेत है कि वो कुछ ऐसा है जो कि वो नहीं है। उसे बार बार ये लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कि मैं नहीं हूं, और जो वो वास्तव में है उसके प्रति वो सचेत नहीं है। तो इस झूठे मैं का ये जो भ्रम है वो मनुष्य के आधार पर निहित है, जो कि आंशिक रूप से उसकी पर्सनैलिटी, और आंशिक रूप से वो डूअर, वो कर्ता खुद है। व्यक्तित्व के अंदर 4 इंद्रियों के साथ भौतिक शरीर शामिल है, जो कि श्वास और प्रश्वास द्वारा संचालित है। यानी जैसे हम सांस भीतर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो श्वास और प्रश्वास के द्वारा ये हमारा भौतिक शरीर चलता है। जीवन के दौरान व्यक्तित्व एक अविभाज्य संयोजन है। ये एक मुखौटा है, एक पोशाक है। ये अकेले काम नहीं करता, इसमें कर्ता का अपना हिस्सा भी जो है वो शामिल है। कर्ता अपनी पर्सनैलिटी को इस्तेमाल करता है, उसके माध्यम से बोलता है, उसके आदेश पर काम करता है, और ये कल्पना करता है कि असल में यही वो है। व्यक्तित्व और कर्ता के अवतरित भाग का ये जो संयोजन है, यही मनुष्य है, और आमतौर पर वो खुद को एक व्यक्तित्व के रूप में पहचानता है, जिससे इसके द्वारा सलाह दिए जाने की संभावना समाप्त हो जाती है। ये सोचकर कि ये एक त्रुटि है, इसकी अनुभूति और इच्छा और चिंतन प्रकृति के लिए ही किया जाता है। ये सच्ची भावना और इच्छा या सच्ची सोच के प्रति सचेत होना नहीं है, जो कि प्रकृति से अलग कर्ता द्वारा खुद के लिए किया जाता है। तो भौतिक तल और क्षणिक इकाइयां जो हैं, हमारी मृत्यु के बाद प्रकृति में वापस चली जाती हैं, और दैवीय पिंडों और खनिजों, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के शरीर के माध्यम से
यात्रा करना वो जारी रखती हैं। जिस पदार्थ से ये प्राणी बने हैं वो कर्ता के भविष्य के मानव शरीर का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। पुनर्अस्तित्व के बीच कर्ता का भाग अपने श्वास रूप के साथ, जो कि मनुष्य में था, पृथ्वी की बाहरी परत से, पृथ्वी के माध्यम से आंतरिक परत की ओर हट जाता है। और इन दो परतों के बीच के कुछ क्षेत्रों में कर्ता के सांस के रूप के साथ उसका नरक और उसका स्वर्ग है। यानी हमारा जो नरक और स्वर्ग है वो सब कुछ यहीं पर है। हम कहते हैं कि जीवन के बाद जो कहीं नरक या स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कुछ भी है सब हमें यहीं पर इसी धरती पर भोगना है। तो अपनी यात्रा के दौरान मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाओं से जब वंचित हो जाता है तो वो तब तक उसे नरक बनाती हैं जब तक कि वो खुद को जला नहीं लेती, और बाद में उसे उसकी महान इच्छाओं की पोशाक में ढक दिया जाता है जिससे उसके स्वर्ग का निर्माण होता है। पृथ्वी के क्रस्ट की बाहरी और भीतरी सतहों के बीच स्पंज में गुफाओं की तरह मार्ग और कक्ष होते हैं। इनमें प्रत्येक कर्ता के अपने अपने हिस्से के अनुभव हैं जो कि पिछले जीवन में उसके विचारों का विकास है। कोई नई सोच नहीं होती, बल्कि हर एक व्यक्ति जीवन में की गई सोच पर ध्यान केंद्रित करता है और फिर उसे ऑटोमेटिक तौर पर दोहराता रहता है, और इससे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनके बारे में वो सचेत है। मनुष्य की दौड़ भावना और इच्छा से परे विकसित नहीं होती। उनकी सोच इन्हीं से संबंधित है और वो खुद को इनसे जोड़ते हैं। भावना और इच्छा का संबंध अब केवल सतहों से है। इसलिए कर्ता औसत मनुष्य बाहरी पृथ्वी की परत से अधिक आगे जा ही नहीं पाता। मृत्यु के बाद कर्ता अवस्था में होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। वो पृथ्वी की पपड़ी में सतहों पर स्थित कामुक धारणा और स्थानीयताओं में भी है। जीवन में वो सिर्फ एक ही डायमेंशन और सतहों को जानता था, लेकिन मृत्यु के बाद वो इन्हीं तक सीमित हो जाता है। जो असाधारण मनुष्य होते हैं जिनके जीवन पर निचली भावनाओं और इच्छाओं का प्रभुत्व नहीं था, जैसे कि हम कहते हैं कि जो हायर डायमेंशन के जो मास्टर्स हैं, या ऐसे मास्टर्स जो कि अ, साधारण लोगों से अलग हैं, जिनकी मेधा जो है वो काफी हाई हो गई है, तो वो जो है इन सतहों से परे आंतरिक क्षेत्र में चले जाते हैं। जीवन में शरीर में कर्ता स्वयं को इकाई और मनुष्य के रूप में मानता है, और ये इकाई मृत्यु के बाद स्वयं को उससे बेहतर नहीं जानती है। जब उसने जीवन में अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से काम किया था, अपनी एक शख्सियत के जरिए काम किया था, तो झूठी पहचान जो थी वो बदलती नहीं है, हालांकि इच्छाएं और विचार बदल जाते हैं। क्योंकि मनुष्य मृत्यु के बाद अपने नरक और स्वर्ग से गुजरता है। कर्ता का जो भाग अवतरित हुआ वो समग्र रूप से त्रिगुण स्व के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानता है। तो ये था हमारा आज का स्वाध्याय, जो कि थिंकिंग और डेस्टिनी नाम की किताब से हमने लिया। हैरल्ड पर्सिवाल मास्टर की ये बुक है। पेज नंबर 551 से 561 का आज का ये था हमारा स्वाध्याय। थैंक आप यू सभी को सो मच राजेश कुछ जी, वंडरफुल। बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया। थैंक यू सो मच। और कितनी सारी चीजें हैं जो कर्ता कैसे कैसे शरीर में आता है और कैसे कैसे उसकी जर्नी हमेशा चालू ही रहती है। सो बहुत सारी चीजें हैं। और काफी सारी इंफॉर्मेशन थी। तो मास्टर्स, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा रिकॉर्डिंग के जरिए आप दोबारा सुन सकते हैं। सो मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या कोई ऐसी चीज जो जानना चाहते हैं, जो राजेश जी ने पढ़ी, या आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा हम सीधे ध्यान में आ सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग? ऑल गुड? ओके, सो राजेश जी आप ध्यान कराएंगे या मैं कराऊंगी? आप ही कराइए। ओके, मुझे लगा कि पूछ लूं एक बार, बट फिर भी। सो ठीक है मास्टर्स, तो चलिए आप सब लोग पानी पी लें जिनको पानी पीना है, चश्मे जिनको उतारने हैं चश्मे उतार लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें, अपनी पोजीशन आप अपनी ले लें। अपने जब हम ध्यान करते हैं आनापानसती ध्यान, तो जो लोग नए जुड़े हैं, अगर कोई नया है तो प्लीज उससे पहले हम ध्यान में और गहरे में उतरे या शुरू करें ध्यान। सो आप सब लोग जो भी नए हैं वो मुझे एक बार बता दें कि आप नए हैं, तो हम उस तरह से प्रोसीड करेंगे।
अन्यथा जैसा हम रोजाना करते हैं, तो हम उसी तरह से सबसे पहले अपने पूरे शरीर को देखिए, आनापानसति ध्यान केवल सांसों के साथ होता है, सांसों पर ध्यान देना है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जब तक कि शरीर हमारा स्थिर नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, हमारा ध्यान लगता नहीं है। तो इसलिए इसके साथ साथ हम शरीर को अपनी सांसें देते हैं कॉन्शियसली, सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को स्थिर करते हैं। और जब शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब हम अपना शरीर से पूरा ध्यान हटाकर अपनी सांसों पे पूरी तरह आना है। तो ये डेली का प्रोसेस है जो मैं आप सबको कराती हूँ पर्सनली। बाकी हर ग्रुप में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं जानबूझ के कराती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, आप सबका ध्यान, मधु जी जब बोलती तो पूरा ध्यान आपका बातों में होते होते आप सीधे अपने शरीर को भी फिर भूल जाते हैं, और फिर आप सिर्फ सांसों के साथ हो जाते हैं। तो इसलिए ये करना भी जरूरी है, क्योंकि मन को स्थिर करना है। और जो विचार अगर आते भी हैं, आप लोग, कई लोग के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें बहुत विचार आते हैं, आने दो, कोई बात नहीं। जब आप रोजाना ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये विचार भी अपने आप ही चले जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि हम, कोई अगर गड़बड़ कर रहा है, तो बार बार आपका ध्यान उधर जाएगा, लेकिन जब उसको इग्नोर करना शुरू कर, तो देखना ही नहीं, करने दो उसको जो करता है। उसी तरह विचारों का भी है, विचार आ रहे जा रहे, उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सांसों की तरफ। जब भी आपका विचार उसमें विघ्न पड़े, या आपके ध्यान में विघ्न पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी सांसों को आपको काउंट करना चाहिए, किस प्रकार अंदर आ रही, धीरे धीरे 10 सेकंड लेते हुए धीरे धीरे खींचो, और 10 सेकंड लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़िए। तो बिल्कुल स्टडी फ्लो, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। तो अपनी सांसों को अंदर बाहर आप करते रहेंगे नासिका से, आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे आ जाएगा, और कोई विचार नहीं होंगे। और जब आप पूरा शरीर स्थिर कर लेंगे, सांसों के साथ एक हो जाएंगे, और हम लास्ट में सर से लेकर पांव तक जब पूरी तरह रिलैक्स हो गए, अपनी ग्राउंडिंग करेंगे मदर अर्थ के साथ। और उसके बाद महसूस करेंगे कि हमारा पूरा शरीर, और शरीर का जो निचला भाग है, वो जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ जुड़ गया है। और उसके बाद आप पूरी तरह रिलैक्स होकर केवल अपना पूरा ध्यान सांसों के साथ ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश की ऊर्जा लेते हुए चारों तरफ से अपने आप को प्रोटेक्शन में लाएंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। सो मास्टर्स, आंखें बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प कर लें, पाँव को आप क्रॉस करेंगे इस तरह से, और आलती पालती मार के आराम से बैठ जाए। जो ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर या सोफा पर बैठे, पाँव को अपने जमीन से टच होकर ऐसे क्रॉस कर ले टखनों के पास से। उसी प्रकार आप बिस्तर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन बिस्तर साफ हो, कंफर्टेबल हो, आपका ध्यान भंग ना हो, और बॉडी ज्यादा हिले नहीं। सो मास्टर्स, चलिए अब अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। जहां जहां आपने अपनी ऊर्जा छोड़ी है, वहां वहां से अपनी ऊर्जा, अपने आप को सेंटर करेंगे, अपने बॉडी को सेंटर करेंगे, मन को, अपने तीसरे नेत्र को, पूरा फोकस सांसों पर। अपनी हर एक सांस के साथ हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, और ना कोई जाप। अपने ब्रेन का, चाहे वो माथे का हिस्सा, लेफ्ट और राइट हिस्सा हो, या सर के पीछे का हिस्सा, और सर के अंदरूनी भागों का हिस्सा, जो आंखों के पीछे है, अंदर है, हर जगह एक एक करके अपनी सांसों को ले जाए, और ब्रेन के हर एक हिस्से को ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भर ले। हर एक सांस बहुत ही निर्मलता, कोमलता के साथ, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे आपके ब्रेन के भीतर, ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड में, कानों के ऊपर,
ब्रेन का अंदरूनी भाग पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ, यहाँ पे भी आपकी सांसें पहुंच रही हैं। धीरे धीरे ब्रेन का पिछला हिस्सा, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, ब्रेन स्टेम रीजन, वहां पर अपनी सांसों को महसूस करिए और सांस छोड़ रिलैक्स होते जाएंगे। ध्यान के दौरान आंखों को बंद रहने दें, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। हमारा हर एक क्षण सांसों के साथ, हर एक क्षण बेहद कीमती, हर एक सांस प्रकाश, प्राण और शक्ति की ऊर्जा से भरी है। आपका पूरा चेहरा निर्मल कोमल सांसों को ग्रहण कर रहा है और हल्का होता जा रहा है। हल्केपन को महसूस करिए सांसों के साथ। धीरे धीरे अपने हर एक श्वास को आपकी आंखों के भीतर, कानों के भीतर, अंदर तक हर एक सांस को महसूस करिए। आपके जबड़े रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी जीवा रिलैक्स हो रही है सांसों के साथ। जो आज हमने स्वाध्याय सुना, यहाँ पर शरीर का ख्याल रखने की बात की गई थी, उस चीज पर अपना ध्यान ले दीजिए। जब हम अपनी सांसों को अपने शरीर से जोड़ते हैं, हमारा शरीर ताजगी स्फूर्ति से भरता है। ये भी शरीर का ध्यान रखने की एक प्रक्रिया ही है जो हम रोजाना करते हैं। तो कॉन्शियसली अपनी सांसों को शरीर के हर एक भाग में महसूस करें और धीरे धीरे शरीर का हर एक कण कण सांसों से भर जाए और हल्का हो जाए। तब तक कि अपनी सांसों को, अपने शरीर को भेजते जाए, ग्रहण करते जाए। आपके गले की मांसपेशियां, आपकी गर्दन, आपकी आवाज, थायराइड ग्लैंड, आपका गट, हर जगह ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। हर एक नस नाड़ी को जो बंद पड़ी है उसे खोल रही है। ताजगी, स्फूर्ति, प्रकाश, प्रेम से भर रही है। हर एक क्षण बेहद कीमती और हर एक क्षण के साथ ये सांसें और भी ज्यादा कीमती, आपको प्राणों से जोड़ती है। हर क्षण प्राण भरती है आपके शरीर में। अपने कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक
इन सांसों का स्पंदन हर क्षण स्पंदित हो रहा है। हर एक क्षण प्राण ऊर्जा सांसों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक क्षण सांसों की हर एक श्वास किसी मोती के लड़ की समान एक माला में पिरोई जा रही है। धीरे धीरे आपकी हर एक सांस और धीरे और गहरे में उतर रही है। जब आप ध्यान में बैठे थे तब आपकी सांसें तेज थी। धीरे धीरे ये सांसें धीरी होती जा रही हैं। बिल्कुल भी याद दिला रही हूँ कि मैं चल रही हूँ। आप में ये सांसें प्राण अभी भी चल रहे हैं, बस रहे हैं। अपने फेफड़ों में, हृदय में इन सांसों को महसूस करिए। अपने फेफड़ों से खुलकर सांस लें नासिका के द्वारा, और आपका हर एक फेफड़ा खुलकर सांस ले रहा है। आपकी सांसें बेहद स्वस्थ, प्रकाश, ऊर्जा से भरी हुई। हर एक सांस को बिल्कुल आरामदायक तरीके से, निर्मल तरीके से अपने भीतर महसूस करते रहिए। एक भी क्षण ना गवाएं। आपकी पीठ, आपके कंधे, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके हर एक वर्टिब्रे में ये सांसें पहुंच रही हैं। गर्दन से लेकर पेल बोन तक आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। उसे महसूस होने दें कि ये सांसें यहां तक भी पहुंच सकती हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली, सीधी और सपोर्ट करती है आपको, मदद करती है आपके पूरे शरीर को सीधा खड़ा होने में, बैठने में, उठने में, मुड़ने में। तो अपनी हर एक सांस को महसूस करिए कि रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है ये सांसें। हमारी हर एक सांस हमारे हर एक रीढ़ की हड्डी से हर एक वर्टिब्रे में यानी कि कशेरुकाओं में जा रही है और पूरे शरीर में ऊर्जा फैला रही है, प्राणों की ऊर्जा। और एक सांस आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। अब इसी तरह अपने पेट का हर एक हिस्सा सांसों के साथ जोड़ लें। लंबी गहरी सांस लें, पेट के मसल्स को फुलाएं, चौड़ा होने दें सांसों को,
और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर करें, सांसों को बाहर छोड़ें। आपका अपर एब्डोमेन, जननेंद्रियों का हिस्सा, लोअर एब्डोमेन का हिस्सा, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है, मल निकासी द्वार, हर जगह ये सांसें पहुंचते हैं। आपका शरीर का हर एक हिस्सा खुशी से नाच रहे हैं, क्योंकि इनमें प्राण भर रहे हैं। सांसों से प्राण आ रहे हैं। तो खुलकर सांस लेते रहिए। जहाँ कहीं पर भी शरीर में दर्द हो, उस जगह इन सांसों को ले जाएं। महसूस करें उस दर्द की इंटेंसिटी को ये सांसें दूर कर रही हैं। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपकी हर तकलीफ बाहर सांसों के द्वारा निकल कर ट्रांसम्यूट हो रही है। हमारा हर एक क्षण बेहद कीमती, हर एक सांस बेहद। एक भी क्षण न गवाएं। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान कमर से नीचे की तरफ ले जाएं। आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां, टखने और पाँव की उंगलियों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। हर एक मांसपेशी, नस, नाड़ी, हड्डियां और अस्थि मज्जाओं में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं, प्राण भर रही हैं। हर एक सेल प्राणों से भर रहा है, खुशी से नाच रहा है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पांव तक, पांव की उंगलियों तक पिरामिड के रूप में देखें। आपका सर का भाग पिरामिड के ऊपर का हिस्सा और पांव का भाग पिरामिड का बेस। धीरे धीरे हम सब ब्रह्मांड से जुड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा, उसका प्रकाश और उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड की चेतना के साथ जुड़ते हुए उसका सुनहरा प्रकाश हमारे इस शरीर में भी प्रवेश कर रहा है, चारों तरफ से हमें सिक्योर कर रहा है। और इसी तरह हम मदर अर्थ से भी जुड़ रहे हैं। धरती माँ, उन्हें प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर उनके साथ अपनी ऊर्जाओं को जोड़ें, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें। पृथ्वी माँ हमारी माता और ये ब्रह्मांड हमारे परम पिता परमेश्वर, और इन दोनों का मिलन हमारे ही हृदय में हर एक सांस के साथ, हर क्षण माता पिता की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। इसलिए कभी भी महसूस ना करें कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपका कोई ध्यान नहीं रखता। बहुत नेमतें हैं जो हमें मिली हैं इस ब्रह्मांड की तरफ से, इस पृथ्वी की तरफ से।
माँ और पिता की ऊर्जा को अपने साथ महसूस करते रहो। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान शरीर से हटाकर केवल और केवल सांसों पे ले आए। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार, ना ही कोई मंत्र पढ़ना है और ना ही कोई जाप। सिर्फ और सिर्फ निर्मल कोमल स्वस्थ सांसें भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई। अब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएं मास्टर्स।
अपनी हर एक श्वास को महसूस करते रहे। एक भी क्षण खाली ना जाए। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर। हर एक क्षण में शक्ति होती है पूरे जीवन को बदलने की। हमारा जीवन एक ही क्षण में बदल जाता है। इसी प्रकार ये सांसें हमारे शरीर में कोई भी व्यथाओं को, अस्वस्थताओं को एक ही क्षण में ठीक भी कर सकती है। इसलिए अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर ले आए।
अपने शरीर को स्थिर रखें और सांसों के साथ और गहरे उतरते जाएं अपने ही भीतर। हर एक श्वास के साथ आपका शरीर, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, सब कुछ एक हो गया है। और सांसों के साथ आप और गहरे में उतरते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए महसूस करते रहो। पूरा ध्यान सांसों पर। हमारी सांसों में अथाह शक्ति है। जब हम सांसों के साथ अपने पूरे शरीर को स्वस्थ करते हैं, तो हमारा तन मन, हमारा स्वास्थ्य ये बना रहता है। तब हमारा ध्यान भी लगता है। लेकिन जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता, मन भी स्वस्थ नहीं रहता, तब ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान की उच्च अवस्थाओं को पाने के लिए अपनी सांसों का उपयोग करो। हर एक क्षण सांसों के साथ एक हो जाओ। किसी से कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। हम सब आत्माएं अपनी अपनी आत्म यात्रा के लिए, आत्म प्रगति के लिए आए हैं। सबकी जर्नी अलग, सबकी जिंदगी अलग। आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं। जिस प्रकार एक पेड़ में बहुत सारी पत्तियां हो सकती हैं, लेकिन उस पेड़ का मूल
की जड़ें, उसका तना एक ही होता है, चाहे वो कई ब्रांचेस में बढ़ जाए, कई भागों में बटे, कई पत्तियों में बढ़ जाए। इसी तरह हम सब भी एक ही मूल चेतना से आए हुए हैं। हम सबका मूल एक ही है और हम सबको भी उसी में ही विलीन होना है, अपनी अपनी सांसों के साथ अपनी हर एक क्षण को ऊर्जा से भरना। धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाए, जहां कहीं पर भी आप आपका सूक्ष्म शरीर गया है, वहां से उसे वापस बुलाएं। जहां कहीं पर भी आपका मन विचरण कर रहा है, उसे वापस बुलाएं। आपकी चेतना जहां कहीं पर भी है, उसे वापस अपने पास महसूस करें। धीरे धीरे अपनी शारीरिक अवस्था को महसूस करें। पिरामिड के रूप में बैठा था। मदर अर्थ को धन्यवाद दें। धन्यवाद दे इस ब्रह्मांड को, ऊर्जाओं को, ब्रह्मांडीय शक्तियों को।
कॉस्मिक एनर्जी को, हर एक सांस को, प्रकाश को, ज्ञान का धन्यवाद दें, मेधा का धन्यवाद दें, हमारे अपने इस सुंदर शरीर का धन्यवाद दें, हर समय हमारे शरीर को चलाने के लिए पता नहीं कितने अनगिनत कार्य कर चलते ही रहते हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आती है इसको चलाने के लिए? ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये शासन हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इन सब का धन्यवाद, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल द एनर्जी सेंटर्स, टू ऑल द एनर्जीज दैट वी रिसीव। हर एक ऊर्जा का धन्यवाद जो हम ग्रहण करते हैं और अफर्म करें कि हम केवल हायर वाइब्रेशन एनर्जी और कॉस्मिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। ये हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें स्वस्थ रखती है, हमें हमारे असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल से जोड़ती है, उनकी चेतना से जोड़ती है। हर एक क्षण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने शरीर को सीधा करेंगे, आपकी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर, आपकी गर्दन और सर, इसे सीधा करें और धीरे धीरे हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अब अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अनक्लास्प करें। धीरे धीरे हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अब अपनी हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने ध्यान से बाहर आएंगे और धीरे धीरे अब अपने आप को हग करेंगे। अपने आप को अपने हाथों से हग करते हुए, प्यार करते हुए, सांसों को लेते हुए अपनी ऊर्जाओं को महसूस करिए। अपने शरीर का धन्यवाद देंगे और साथ ही जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। वेलकम बैक। सभी मास्टर्स का शुक्रिया, सभी गुरुजनों का, आज के ध्यान का, स्वाध्याय का, राजेश जी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस है या कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यस नेहा जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, वो सेशन चल रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था उसमें कि मानव इस जन्म में आप जो भी सोचते हो तो कौन से सेशन में और कहाँ की बात कर रहे हैं? आज के कहाँ पर? अभी इसी वक्त जो चल रहा है? हाँ, मैंने लिखा है, ठहरो, मैंने हाँ। लिखा, क्या कहाँ रखा है?
मानव शरीर के विचार से अगला जन्म तैयार होता है, राइट? वो वही वही मैंने लिख लिया, सच्ची बात है। मुझे वो अच्छा लगा, उसमें जो जरा समझना था मुझे थोड़ा। आप ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी जो किताब है उसका जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसके हाँ, वीडियोस हैं, आप उसको सुनिए, उससे आपको हर चीज समझ में आएगी। ओके। ठीक है। और कोशिश करिए वीडियो 2-3 बस, इससे ज्यादा नहीं। एक ओके। लिमिट है क्योंकि बाकी, बट अच्छा है आपने पतली सर के डाले, वो बात नहीं है। बहुत अच्छा है उनका हाँ जो लेकिन अपने आज प्यार को थोड़ा सा संभाल के। ओके। ओके। थैंक यू नेहा जी, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक देखिए, यू। हमारी धन्यवाद। सांस ही है जो हमें बनाती है, हमारी सांस ही है जो हमें हमारे शरीर में प्राण भरती है। जो आज हमने सेशन किया वो भी उसी से जुड़ा हुआ था, ध्यान में, राइट? ध्यान में आपने महसूस किया होगा। अब सोचने की बात यह है कि जब हमारी सांसें हमारे शरीर के भीतर जाती हैं, कॉन्शियसली जब हम सांस लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, डेली रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा ब्रह्मांडीय शक्ति, ये कॉस्मिक ऊर्जा हमें रोजाना मिलती है रात को। ठीक है। और ये हमें स्वस्थ रखती है, क्योंकि जब हमारा दिमाग विचार शून्य हो जाता है तो ये ऊर्जा आसानी से अंदर आ पाती है, तो हम स्वस्थ होते हैं। अब हमारे जीवन में इतनी सारी चीजें चल रही होती है, हम इतने सारे विचारों से घिरे होते हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बहुत नकारात्मक होते हैं, जो हमें अस्वस्थ करते हैं, जो हमारे दिमाग ही हमने ही अपने दिमाग से पैदा की है, जिनको हम साइकोसोमैटिक हेल्थ इश्यूज कहते हैं, साइकोसोमैटिक इश्यूज बोलते हैं, क्योंकि दिमाग की पैदा की हुई परेशानियां। हमारा हर एक इमोशन हमारे अस्वस्थता से जुड़ा भी होता है। तो कई बार कुछ अच्छे इमोशन होते हैं लेकिन जो कुछ खराब होते हैं तो हमारे शरीर को कितनी तकलीफ होती है। तो जस्ट सोचिए कि जब हम अपनी सांसों को कॉन्शियसली अंदर लेके जाते हैं, तो और जब सांसों को बाहर छोड़ते तो हम अपने हर तकलीफ को भी रिलीज कर पाते हैं। और जब हम ये काम करते हैं तो सोचिए, हमारा तन, हमारा मन स्वस्थ रहता है। और जब तन और मन स्वस्थ रहता है तो हम ध्यान भी लगा पाते हैं अच्छे से। और लगा ध्यान पाए। से कर्म भी जलते हैं, कर्मों का भी प्रक्षालन होता है, नसों नाड़ियों का प्रक्षालन होता है। तो सच्ची जब हम बात। इस अवस्था में रहते हैं, तो जब हम विचारों को सही रखेंगे, विचार सही कैसे आएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे तो विचार भी सही आएंगे। और आधी से ज्यादा जिंदगी हमारी पिछले जन्मों में जो भी कर्ता ने जो विचार रखे, मरते वक्त जो उसके उस विचार का घनत्व था, वो ही नेक्स्ट जन्म में उसको मिलता है। जब नया शरीर फॉर्म होता है तो ओ, एलिमेंट्स उसको फॉर्म करते हैं विचारों के साथ, वो आगे बढ़ता ओके। है ना? तो वो हाँ, बहुत सारा जो डिटेल है वो स्वाध्याय की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ओके। लेकिन जस्ट आपको बता दिया। ओके, थैंक यू। आत्मवंदन। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू। यस रमेश जी। मेरे को भी प्रॉब्लम थॉट्स की आ रही है, बहुत अच्छा करने लगी थी, अब फिर पता नहीं क्या हो गया। 3 घंटे बैठती हूँ पर थॉट नहीं जाते। आपको थॉट मैंने ऐसे बताया, मेरे आंख बंद ब्रदर के करिए, आंख बंद जासूस करिए, को। आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। हाँ, अब लंबी गहरी सांस लो अंदर, और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अब फिर से सांस लो अंदर, अब फिर से सांस छोड़ो बाहर। अब 10 सेकंड लेते हुए सांस अंदर खींचिए, और 10 सेकंड लेते हुए सांसों को बाहर छोड़िए। फिर से यही काम करिए। अब बताइए मुझे, अब कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने जादू की छड़ी घुमाई थी, पता है? कुछ नहीं, ये 10 सेकंड आप काउंट करिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई थी। ओके। आपने अपने आप के साथ, अपनी सांसों के साथ आपको जोड़ दिया, खुद जुड़ गए आप। अब ये जब ध्यान जब आप कर रहे होते हो तो क्या होता है? मधु जी आपको गाइड कर रही है, लेकिन आपका ध्यान क्या है?
आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी, या आज मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, वहां से लाकर अपना ध्यान 10 सेकंड धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचिए, 10 सेकंड धीरे धीरे सांसों को बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, धीरे धीरे, बस वहीं तक अपना ध्यान रखिए। हो ओके, जाएगा। थैंक यू। लव यू। लव यू रमेश जी। यू गॉट दैट आइडिया नाउ, राइट? आप कर सकते, यस। हाँ सब कर सकते हैं। ओके, बिफोर वी गो हेड, मुझे कुछ चंद बातें बतानी है। तो चंद बातों में से ये है कि क्या कल हम, नवीन जी, ज्योति जी और मैं, हम लोग कल क्या स्वाध्याय कर सकते हैं? मैं ज्योति जी को पहले 3 पेज ही करने हैं, ज्योति जी 3 या 4 पेज हैं, राइट? कल कल ही है ना? अनम्यूट करें प्लीज। यस मैम। हाँ। 15 को बता रहे थे आप। थैंक यू। यस, ये कल कर ट्रेनर भी। लेंगे मैम। हाँ क्या? कल कर लेंगे मैम। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, कल कर लेते हैं, क्योंकि परसों कोई मास्टर आने वाले हैं, तो कल कर लेते हैं, 4 ही ठीक पेज। है, कल कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है आपको, ज्योति जी को ठीक। 4 पेज करने हैं ना? अनम्यूट करें, यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कर तो लिया है वैसे। हाँ तो चलो बस फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, कर लेते हैं ना। ठीक है नवीन जी। आप साथ दे देना। हाँ, यस मैम, कल ही कर लेते हैं मैम। कल कर लेते हैं। जस्ट ट्राइंग टू, आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मेरे को टाइम नहीं मिलता है ना, तो आप लोग तो फिर बहुत अच्छे हैं, आप लोग को टाइम ही नहीं है, सोचिए। ठीक है, सब लोग अपने अपने नहीं कामों में मैम, बिजी रहते सबका यस है मैम। हैं। नहीं नहीं, सबका है, लेकिन पढ़ने का भी कई बार ऐसा होता है। सो एनीवे, चलिए हम ये बातें बाद में कर लेंगे, लेकिन ज्योति जी कल आप अपना कर लीजिएगा, और नवीन जी भी, फिर मैं, मेरा रहेगा। और ठीक है उसके मैम। बाद प्रभावती मैम आ रही हैं, सो इसलिए वो दिन फ्राइडे को खाली रख रहे हैं, और सैटरडे को फिर स्वाध्याय, या फिर देखते हैं कैसा कब होता है। ठीक है, बट विल लेट यू नो। नहीं। मंडे को है शायद, या कृष्णा जी को लेते हैं। यस, कृष्णा जी अनम्यूट करें प्लीज। प्रणाम, नमस्कार। हाँ, प्रणाम। खुश रहिए। थैंक यू। ये मैं अभी जो हुआ वो तो इसके बाद बताती हूँ। सुबह में मैं वो आपका कल जो 12 पोर्टल का आपने करवाया था, तो मैं उसको खोल के बैठ गई ध्यान के लिए। हम्म तो पहले तो जैसे सांस को शरीर के सब भाग में मतलब भेज रही थी, हम्म और बाद में मुझे फिर जब आप कुछ सुनाई देता है कुछ नहीं, तो जब आप बोल रहे थे कि माथे हाँ के पीछे जी। आप सांस लो वहां से, हाँ तो जब वहां सांस लेने लगी तो मुझे लगा कि ऐसे सर के ऐसे यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे हाँ कोई एकदम अच्छे से ऐसे पालथी मार के बैठे हैं, और फिर नीचे चारों ओर उनके और लोग बैठे हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कौन है। हम्म फिर मैं हृदय में गई, वहां जैसे मैंने सांस लिया, लगा कि मेरे आज्ञा चक्र में एकदम सूरज की तरह बहुत तेज प्रकाश का गोला एकदम, वेरी नाइस। और वो आ गया। हम्म और हाँ, वो अब बाद में मैं फिर ऊपर जाने लगी, हम्म और जब हम ऊपर जा रहे थे बहुत ऊपर जाके ऐसे लगा कि मतलब वो ऐसा खाली जगह है। हमको लगा वो 12 पौटेली होगा, क्योंकि वहां भी बहुत लाइट थी। हाँ, तो उसके अंदर चले गए, हम्म वहां प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन उसके सामने भी मेरे जो ललाट में प्रकाश था वो हम्म बहुत ज्यादा था। हम्म मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, आप बताइएगा ये पिक्चर है क्या। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, दिखाई। ये देखिए, ये था क्या पिक्चर? ऐसी कुछ थी क्या? एकदम ऐसा तो नहीं था। ओके, नहीं मतलब ऐसे ही, ये कोई महाअवतार बाबा ऐसे जी? था कि कोई ऐसे बैठे हैं, हाँ ये जैसा,
और ये नीचे से कुछ और बैठे हुए हैं ये लोग। नीचे शंकराचार्य बैठे हैं सब। हाँ, तो ये नहीं दिखा था मुझे। ओके। तो फिर वहां मेरे हाथ में ना एक बड़ा सा कटोरा आ गया, और कटोरे में जैसे धूप जल रहा है, उसकी गंध चारों ओर फैल रही है, और उसकी लपटें भी काफी ऊपर जा रही हैं। और कटोरे में क्या आ गया? धूप जलाते नहीं है अच्छा, धूप बत्ती, हाँ। पूजा में, पूजा में धूप जलाते हैं ना, हम लोग क्या तो हुमाद जलाते हैं, वो एक लकड़ी होती है। करेक्ट। तो वो आ गया और वो जल रहा है, उसका गंध चारों ओर सुगंध फैल रहा है, फिर उसकी लपटें एकदम ऊपर जा रही हैं। और क्या हुआ? अच्छा, वहां पे मैं बोलना भूल गई आपको। वो जो वो प्रकाश का गोला आया, और मतलब जब मैं हृदय में गई ना, तो वहां पे फिर वही मुझे लगने लगा था कि मैं बीच में हूँ, और मेरे चारों ओर कोई बैठा है। ओके। तो उस समय मैं इतना ध्यान नहीं दी जो भी, और वो लग रहा है जैसे कुछ ऐसे गोल है जो सब लाइन से ऐसे बैठे हुए हैं। और फिर वही जब मैं ऊपर आई, तो लगा कि जैसे वो मेरे सातों शरीर हैं। ओके। और वो उसके बाद से वो जैसे लपट जा रही थी, और ये तो वो भी धीरे धीरे वातावरण में मिल गए। हाँ। ओके। और उसके बाद मैं फिर उड़ने लगी, ऊपर गई, वहां जाके बैठ गई, तो वहां भी मुझे तीव्र प्रकाश एकदम लग रहा था, और मुझे सुनाई दे रहा था। और अब इसके बाद मैं बोलिए ये बोलिए। 7 लेयर क्या है? ये ये हमारे शरीर है। ये 7 तल है जो तुम पार कर गई हो। तुम सबके हृदय में झांक कर देखो, किसे क्या चाहिए, सबको प्रेम शांति प्रदान करो। और बहुत कुछ बोला गया जो मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। और वो ये जो 7 लेयर, अभी बीच में मैंने आपको बोला था कि ऐसे आकाश पार करके जाते हैं, 6 पे रुक जाते हैं। इधर 2-3 दिन से मैं कल भी 7 लेयर पे जाके रुकी थी, शायद यही होगा। वही है, वही है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि उस तरह का मैसेज मुझे भी पता चल रहा है, इसलिए यू आर इन द 7th डायमेंशन, 7 लेयर हमने पार की। ऐसे तो बहुत सारे डायमेंशंस है, लेकिन आप अभी 7वें डायमेंशन में गई हैं। हमारे जो सातों चेतना की स्तर है, हमारा जो एनर्जी सेंटर है, वो चेतना का स्तर ही बताता है। हम उसको पार करते हुए, जैसे होता है जब हमारा इसको भी पार कर लेते हैं, तो बेसिकली 7 चक्र है, लेकिन उसके बाद भी आगे और भी डायमेंशंस है जो हमें पार करने होते हैं। लेकिन हम जब इस पे आ जाते हैं, तब हम वो भगवत्ता में दैवीय शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां पे है। सो वंडरफुल। थैंक यू कृष्णा जी। और लाइन नहीं नहीं, है। उसके बाद का लाइन तो सुनना ही पड़ेगा आपको। नहीं, सुन सुनाइए। लीजिए। हाँ, मैं सुनिए। फिर मैं ऊपर उड़ने लगी, हाँ। और तब लगा कि मैं ऐसे सोई हूँ या लेटी हूँ, हाँ। कोई मतलब बॉडी है, मुझे लगा मैं ही जा रही हूँ। जी जी। और वो जाके फिर ब्रह्मांड में मिल गया। वाह। और फिर मैं नीचे बैठी हूँ ध्यान में, और ध्यान पता है इसके तुरंत बाद ना मैं वॉक के लिए निकल गई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 8:30 बज गया था। और जैसे मैंने वॉक शुरू किया, अभी आप हंसना तो हंस लेना, और जो नहीं भी नहीं, सोचना, अरे आपके लेकिन ऊपर मेरे प्यार आता है इसलिए हंसी आती है, और कुछ नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो बात नहीं मैं बोल रही हूँ। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है, आई न नो, आई नो। बोलती हूँ जो आई है। बिलीव यू, आई बिलीव यू। मैं पूरी तरह ट्रस्ट करती हूँ आपको। तो जैसे चलना शुरू की, मुझे सुनाई दिया, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी जो पाते हैं वो तुमने पा लिया। तो मैंने कहा, मैं सच में एकदम ये हो गई, ये क्या आ रहा है? तो मैं बोल रही हूँ कि ये मजाक है क्या, ये मेरी मन की आवाज है? तो आया, सत्य है, सत्य है। और उसके बाद से मेरे
हृदय में ऐसा लग रहा है कि जैसे घड़ा भरा है, उसमें पूरा प्रेम रस भरा है, और मैं किसके ऊपर उड़ेल दूं, इतना भारी लग रहा था छाती। उसी समय मेरी लड़की आई, मैं बोली बैठ जा मेरे पास। हाँ। सुबह में वो भी बिजी रहती है, बोली क्या हो गया मम्मी, क्या बात है, क्या बात है। मैं बोली कुछ नहीं। उसको मैंने हृदय से लगाया। मैं वाह बोली देख ना, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है कि मेरे हृदय में ऐसे हो रहा है, घड़ा भरा है, किसके ऊपर मैं डालूं। तो उसने अपने हस्बैंड को आवाज दे दिया, वो भी आ गए। उनको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ और रो रही हूँ। वो बोल रहे हैं मम्मी आशीर्वाद दे रही हैं तो हंस के दीजिए ना, लेकिन मुझे एकदम ऐसा लग रहा है। वो परम और आनंद तब की से स्थिति थी, परम आनंद में आप एकदम विलीन हो गए। वो प्यार जो प्रेम है ना, अनकंडीशनल लव, ये ऐसा ही होता है। उस तब जब ऐसा होता है ना, तो आपके अंदर जितना भी जो कुछ भी आज तक भरा पड़ा था वो सब निकल आता है, सब कुछ दूर कर देता है वो प्यार, हर चीज। तो वही हो रहा था, तो इसलिए डोंट वरी, इट्स ऑल गुड। और अभी मुझे लग रहा है कि सच कसम से कि आप मेरे हृदय के टुकड़ा हो और मेरे अंदर समा जाओ। वाह और वो अभी भी वो घड़ा लगता है भरा हुआ है। तो मैं वो जितने यहाँ ज्ञानी ध्यानी हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं सबको, आप सब जो भी है राजेश जी, सबके ऊपर उड़ेल दे रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एकदम ऐसे ही लग रहा है मुझे नो नो, बिल्कुल कि आप मेरे देते जाइए, आप सबको देते जाइए, हम रिसीव करने के लिए रेडी हैं। तो मास्टर्स, आप लोग अपने अपने हाथ खोल के ऐसे रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ, एक्चुअली रेडी हो जाओ। आप दे सकते हैं सारा प्यार, हम सबको दे मैं सकते हैं, हम रिसीव सबके करने में। ऊपर अपने हृदय में जो प्रेम रस का घड़ा भरा है, उसको उड़ेल रही हूँ मैं। मुझे एकदम ये हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। अब अभी जो हुआ वो कल सुना दूंगी, बहुत टाइम हाँ, लिया आप आपको। आराम करिए, आप आराम करिए, रेस्ट करिए, रेस्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्रणाम आपको कृष्णा जी, थैंक यू टू द मास्टर्स कि आज हम सबको इतना ढेर सारा प्यार हम सबको मिला। जैसे भी जहां से भी हम बस रेडी रहे, ओपन रहे रिसीव करने के लिए। सो ये मत सोचिए कि ये क्या हो रहा है, नहीं, ये वो अवस्था है जो उन्होंने पार की और हम सबको वो प्यार दे रही हैं। तो उसके लिए आप सब लोग ओपन रखिए अपने हृदय को, अनकंडीशनल लव के लिए। थैंक यू सो मच। यस, वंदना जी, आप अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, और हेडफोन हटा ले तो शायद इजीली आवाज आएगी। हाँ, बोलिए। नमस्कार, प्रणाम। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। जी मैम, आज मेरे को एक्सपीरियंस ये हुआ है कि एक तो मैं थोड़ा बैठ तेज के नहीं ध्यान बोलिएगा। हाँ, मैं बैठ के नहीं ध्यान कर पाती हूँ, मैं लेट के ही कर पाती हूँ। ओके। और लेकिन ये था कि थोड़ी देर में जैसे मुझे ना कुछ घबराहट कुछ दिनों से हो रही है। तो आज ये हुआ कि एड़ी से मेरे हम्म। एकदम से बहुत जोर से प्रेशर चला ऊपर को, वाह। और गले से ऐसे टाइट, जैसे टाइट हो गया शरीर एकदम। और आवाज आती है ना कि बहुत जोर, हम किसी चीज को जोर से खींचते हैं तो जोर लगाते हैं और आवाज होती है, हम्म, उस आवाज से वो गले से होके ऊपर निकल गया। वाह। ऐसा कुछ कोई महसूस हुआ। एनर्जी होगी, कोई एनर्जी होगी जो हाँ, मैं निकली। ट्रांसम्यूट करती रही उसको। वंडरफुल, वंडरफुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मदर अर्थ से हम जुड़ गए, पिरामिड भी बन गए, और पिरामिड के रूप में हमारी जो, जब मैं बोले ना पिरामिड बन गए हैं, तो वो हमारी ऊर्जा ऊपर जा रही है। तो कोई एनर्जी थी जो लगी हुई थी आपके साथ, वो ब्रह्मांड ने ले ली। सो वंडरफुल। बहुत जरूरी था मैम, बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ 2-3 सालों से महसूस हो रहा है हम्म। कि मेरे अपने ही कोई अंदर नेगेटिविटी है जो मेरे कामों को रोक रही है और नुकसान पहुंचा रही है। हाँ। क्योंकि वो और थॉट मुझे अलग से आता है नेगेटिव, जो कोई सोच नहीं सकता अपने परिवार के लिए या अपनी किसी चीज के लिए। वाह, ये ऐसा एक्चुअली मेरे को होता है क्योंकि कई बार आपके साथ कुछ चीजें जुड़ती हैं, आप कहीं गए हो या कहीं से आप आए हो, या कोई भी चीज है, बट वो रह गई आपके साथ। लेकिन अच्छी बात ये कि आज जो कुछ भी हुआ, सारा जो भी ध्यान में हमने पिरामिड बनवाया, जो भी करा, लेकिन वो सारी ऊर्जा
ब्रह्मांडीय पिता ने, मतलब हमारे परम पिता ने उसको ले ली, तुरंत पता चल गया। मदर अर्थ ने भी वो, जैसे एनर्जीज जो है, हम मदर अर्थ के साथ भी डेली जुड़ते हैं, लेकिन मदर अर्थ ने भी बहुत हेल्प की हमको आज। सो वंडरफुल, दैट्स थैंक अमेजिंग। यू। थैंक यू। आत्मा हाथ वंदन, प्रणाम। यस ज्योति जी। कृष्णा सुनीता मैम, जी का भी, सुनीता जी का भी था हैंड रेस थोड़ी देर पहले। सो हाँ वो बोलिए चलेगी ज्योति जी। हाँ हाँ, शायद पता नहीं। मैम। एक मैंने ना एक्सपीरियंस, पहले तो मैं कृष्णा आंटी का थैंक यू करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी वाइब्रेशन एकदम तेज इतनी आई ना, कि आई थिंक वो भी गुरु के पद पे पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और आज भी वाइब्रेशंस बहुत तेज थी मेडिटेशन में भी। बिल्कुल। तो मैम एक और मैंने शेयर करना था। मैं एक्चुअली काफी टाइम से ना, मैं मतलब अपने फादर के कारण मैं उधर थी, तो वहां पे मेडिटेशन मैंने की थी। एक बार आपने ना एस्ट्रल, शायद बीच में कोई ट्रैवल या एस्ट्रल हीलिंग का कुछ कराया था आपने। हम्म आज से एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले करवाया था आपने। तो उसके अंदर मैंने वो एक्सपीरियंस एक्चुअली में शेयर ही नहीं कर पाई। तो उसमें ना मेरे को तब भी हुआ था कि रात को मैं जब, उस टाइम पे तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब मैं सो गई उस टाइम मेडिटेशन करके, तो उसके अंदर मेरे पास ना ऐसा आया कि कहते हैं कि जैसे मेरे हाथ ना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, और उसमें वेन्स दिख रही हैं। हम्म और प्रभावती मैम थे, और साथ में पता नहीं कौन सा डॉक्टर थे। हम्म। तो उन्होंने मेरे अंदर ना, जैसे ऐसे हुआ जैसे नीडलिंग करी मेरे अंदर, वाह। कि मेरे ना पैरों में काफी दर्द रह रहा था काफी टाइम से। तो बीच में ठीक हो जाता था, फिर जाग जाता था। तो वो नीडल से ना उन्होंने मेरी एस्ट्रल हीलिंग करी, तो जैसे कुछ ना, तो मैंने ना बाद में एकदम उठ के ना, जैसे मैं चिल्लाई और मेरे को दर्द हुई अच्छी तरह। तो और एकदम ना फिर इतनी तेज लाइट हुई कि जैसे मेरे को लगा कि एंजल्स आ गए हैं, और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया है। तो मैं एकदम ना, मतलब वो एकदम रियल था कि मेरे को एकदम फील हुआ कि किसी ने मेरा हैंड पकड़ा है, और मैं रात को एकदम चिल्लाई। फिर उस टाइम मेरे को लगा कि शायद मेरा वहम था या कुछ है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि तब से लेके अब तक मेरे दर्द पैरों नहीं। में दर्द नहीं है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ये सही में हुआ आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहां पर मैं इस चीज को वाउच कर सकती हूँ कि हाँ ऐसा होता है। जैसे मैंने आप लोग को बहुत पहले भी बताया कि जब मैं डरा करती थी तो मुझे बहुत तकलीफ ऐसे लगता था। तो उस दिन आर्कएंजल माइकल मेरे बेड के किनारे 20 फीट ऊंचे, और पूरे ऐसे 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 करके उनके पंख हैं, वाइट, टोटल वाइट। इतनी, मतलब अंधेरे में भी वाइट दिख रहा है, जस्ट इमेजिन 20 फीट। और घुटने के बल से, जैसे आप घुटने के बल आप टेक के बैठते हो और तलवार नीचे करके बैठते हो ऐसे, मतलब जो कोई बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, राइट? तो ऐसे करके बैठे हैं जैसे कि वो, मतलब ऐसे भी नहीं, सॉरी, ऐसे ऐसे बैठे हैं बड़े आराम से, घुटने के बल, एक पाँव नील डाउन है, एक पाँव ऊपर है। तो वैसे बैठे हैं और मेरी प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज। और ये मैं हाफ कॉन्शियस थी, ऐसा नहीं था कि मैं पूरी तरह सो रही हूँ, तो इसलिए मुझे वो चीज दिखा, आप समझ रहे हैं? तो और एक और जो इंस्टेंस था जो आपने अभी बताया, प्रकाश आ गया और आपको मास्टर्स ने पकड़ लिया। ये होता है जब आपको वो जरूरत होती है, आप, क्योंकि पूरा शरीर हिल गया, वो सर्जरी कर रहे थे उस समय, तो वो प्रकाश के रूप में आकर और आपको पूरा उन्होंने जकड़ लिया कि आप कम से कम स्थिर रहोगे तो वो कर पाएंगे। अब दूसरी चीज मेरे साथ भी यही हुआ था, जो ठंड के दिनों की बात है और मैं जा रही थी। तो मैं बता रही हूँ ना कि मैं गाड़ी चला रही थी 20 की स्पीड पे, 20, यहाँ पे 20 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चला रही थी, जबकि वो नॉर्मल उस रोड पे 40-50 के ऊपर आप जा सकते हो, या 40 के ऊपर जा सकते हो। उस समय शिकागो में इतनी बर्फ थी, रोड स्लिपरी हो चुकी थी। और जब मैं मेरे हस्बैंड ने, ये आज से 8-10 साल पहले की बात है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं योगा करती थी तब, तो बोल रहे थे कि तुम योगा करने नहीं जा रही हो। मैंने कहा नहीं, आज तुम कार लेके खुद चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तब हमारे पास एक ही कार थी दैट टाइम। वो मुझे बोलते तुम आलस कर रही है, तुमको जाना नहीं है, तो इसलिए तुम शायद निकलना। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं जाने का मन है, आज जाने का ही मन नहीं है, तो तुम जाओ। उन्होंने मुझे जबरदस्ती, मैंने कहा आज मुझे घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं है, बट उन्होंने मुझे जबरदस्ती लेके गए, बोले तू मुझे ऑफिस छोड़ के आ। तो मैं उनको ऑफिस छोड़ के आई। जब वापस आ रही थी तब वो उस रास्ते पर, जहाँ पे वो 3-4 रास्ते मिलते हैं, ना मेरे सामने कोई था, ना मेरे पीछे कोई था, ना आजू बाजू, और मेरी कार 20 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से भी वो, मतलब जबकि बहुत धीरे चला रही थी, और वो पूरी कार मेरी 360 डिग्री गोल घूम गई, 360 डिग्री गोल घूम गई। और मेरे हाथ जो है वो, और ये सब सिर्फ 3 सेकेंड्स में हुआ है, और मैं, मेरे हाथ ऐसे आ गए, स्टेयरिंग व्हील छोड़ दी, मैंने कार की स्टेयरिंग व्हील छोड़ दी,
हाथ ऐसे आ गए और मैं जैसे कोई डर होता ना, डर भी नहीं था मेरे मन में, कोई डर नहीं, तो पता नहीं क्या था, लेकिन मैं ऐसे हो गई, बस ऐसे देखा और बस हो गया, आंख बंद कर ली। उसके बाद फिर जाके वो स्नो हिल पे, जहाँ पे सारा स्नो इकट्ठा किया हुआ था, वहां पे एक लोहे की छड़ और उसमें रास्ता दिखाने का वो था, उस उसके बाजू में जाके कार आराम से स्नो हिल के अंदर घुस गई। कुछ नहीं हुआ मेरी कार को। तो मेरे को लगा कार रुक गई, तो मैंने ब्रेक पे पाँव डाला, तो मैं जहाँ राइट में थी तो लेफ्ट साइड में रोड के बिल्कुल दूसरे छोर पे, वहां जाके मेरी कार स्किड होके वहां पार्क हो गई ऐसे, और स्नो में धंस गई। कुछ नहीं हुआ, किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैंने, मतलब सबको लगेगा कि मैंने कार पार्क की है, दैट काइंड ऑफ, कोई नहीं था उस समय। और फिर उसके बाद लोग स्पीड से जा रहे हैं, 40 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, उनको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय मेरे साथ ये हुआ कि मेरे कार के अंदर जब मैंने हाथ ऐसे कर लिए थे, मुझे एक वाष्प बॉडी दिखती है, सफेद वाष्प बॉडी, और उसके नुकीले दांत भी हैं, और वो स्टेयरिंग व्हील संभाल रही है। और मेरे को बाद में जब पूरी कार रुक गई तो ऐसे सिर्फ मुड़ के देखती है वो वाष्प बॉडी, और मुझे बोलती है क्या करती हो, ऐसे करके। हाँ, व्हाट आर यू डूइंग, जैसे गुस्सा करता ना, व्हाट आर यू डूइंग, हाथ भी अलग कर लिया था ना, तो उन्होंने मुझे डांटा। लेकिन मैंने तो हाथ जोड़ के उन्हें सिर्फ ऐसा कहा था, पता नहीं क्या चाहते हो मुझसे। एक्चुअली कहा था मैंने, ये 8-10 साल पहले की बात है, जो चाहते हो ना वो मेरे सामने ले आओ, मैं जो कुछ कहोगे मैं सब कुछ कर दूंगी, ये कहा था। वो दिन है और आज का दिन है, तो मैं उस रास्ते पे हूँ। तो इसलिए मास्टर्स, हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपका अस्तित्व कुछ ना कुछ आपको बता रहा है, कुछ ना कुछ कह रहा है। आप किसी कारण से यहाँ आए हो, जहां प्लेस किए गए हो, हर एक जर्रा जर्रा जहां जहां प्लेस है, वो उसका एक रीजन है। बिना कारण के पत्ता भी नहीं हिलता, ये हमेशा याद रखना। सो वंडरफुल ज्योति जी, वेरी वंडरफुल। वो मेडिटेशन मतलब करना जो कि पहले मेरे को लगता था कि शायद ना वो मेरा वहम होगा या कुछ है, लेकिन मैंने मतलब वो चीज को फील किया कि मतलब मेरे को पेन भी बहुत हुई उस कूदने में ही। और मैं ट्रांसपेरेंट, मैंने हाथ में को ऐसा लगा जैसे मेरी वेन्स दिख रही हैं, और प्रभावती मैम थे और वो कर रहे थे सर्जरी। हाँ, क्या बात है आप, लेकिन वो मेडिटेशन शेयर करना मुझसे, हाँ। ठीक है। यस, सुनीता जी, प्रणाम, नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन सपनों से है। 3 बजे के करीब पता नहीं बहुत थकान सी हो रही थी, मैं सो गई थी। तो मुझे ये दिखाई दिया कि मेरे घर के बाहर एक वृद्ध महिला आई, पता नहीं क्या फेंक कर गई वो। जैसे आप बताते हो ना कि हाथ में सौंफ लेके और ऐसे करना, तो मेरे हाथ में नमक तो था नहीं, आटा था, मैंने भी उसके ऐसे कर दिया, मतलब उसके ऊपर कर दिया सपने में। लेकिन मैं डर, फिर घर के अंदर कुछ अजीब सी एनर्जी दिखाई दी। तो जब फियर सा आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो आपकी सोच में भी आ रहा है, क्योंकि आपने ड्रीम में देखा है ऐसा। तो कोई लेडी ऐसा कुछ कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपने मास्टर से ही बोलिए कि मुझे प्रोटेक्शन दे। अगर कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है, आप अपने पूरे घर में नमक का जो पोछा है तो वो लगा ले, नमक के क्रिस्टल्स डाल दें, और फिर वो बाहर कर दें। और एक बार आप 7 बार अपने घर की भी नजर उतार के आप उसको नाली में फेंक दें। ओके। तो आप रात को, शाम को आप दिया लगा के रखें अपने भगवान के वहां, साउथ साइड में भी दिया लगा के रखें, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी चिंता मत करिए, अच्छी सोच रखिए, सोच अच्छी रखिए। सब वो जो होना है, देखिए वो सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है जो आपने देखा, आप उसको दिमाग में बैठा लिया है आपने। तो आप अपनी सोच जो है ना, देखिए जब तक कि सोच अच्छी रहेगी ना, तब तक कि कुछ नहीं होता है। सोच अगर आपने, सोच में भी आ गया आपके, सांसों में भी आ गया, तो फिर आप उस चीज को क्रिएट करते हैं। तो बेटर है कि क्रिएट ना करें, उसको रिलीज कर दे, मुंह से छोड़ दे। दिमाग का जो भी सोच विचार है, सांसों को अंदर खींचे, सकारात्मक ऊर्जा अंदर खींचे, कुछ भी नकारात्मक जो कुछ भी है वो सब दूर हो जाए, ट्रांसम्यूट हो जाए, गोल्डन ऊर्जा में बदल जाए। ये चीज करते रहिए। कभी भी अगर नेगेटिव विचार आता है तो उसको गोल्डन ऊर्जा में बदल दें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, थैंक यू सो मच कि आपने आज का जो
स्वाध्याय किया वो हम सबको बहुत मदद किया। राजेश जी हैं क्या? मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। सो आई बिलीव राजेश जी, जी। आर यू देयर? जी 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 जी। ओके, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच राजेश जी, आज का बहुत सुंदर स्वाध्याय करने के लिए। और अब हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आने वाले दिनों में आपका भी स्वाध्याय है, बट आगे है, काफी आगे है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज 2 शब्द बोलिए बिफोर वी एंड द सेशन। नेहा जी जो बात कर रही थी, जो उन्होंने सवाल पूछा था, उसमें मुझे याद आया कि जो मैंने पिछला स्वाध्याय किया था उसी में वो बात आई थी कि जब हम जो आपने समझाया भी कि जब हम शरीर छोड़ रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे थॉट्स जहाँ पर रुके हुए होते हैं, तो वहां से जो है हमारा अगला जन्म जो है वो निर्धारित होता है। तो वही पॉइंट है जी, जो आपने क्लियर भी किया कि ऐसा ही होता है। और आपने सही उनको कहा कि हाँ, वो आप पिछले जो सेशंस हैं स्वाध्याय उनको अगर आप तो हाँ, स्वाध्याय जो है उनको जब आप सुनेंगी तो उसमें से आपको क्लियर होगा। मतलब क्लैरिटी। तो वही चीज थी, वही थॉट था। Yes, yes. थैंक यू राजेश जी, थैंक यू फॉर वाउचिंग दैट एंड कंफर्म किया अभी सर ने। तो मास्टर्स, आज के ध्यान और ज्ञान के लिए आप सबका सुनने के लिए भी और राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, हम सबका आज ये जो सेशन है इसको समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए स्वाध्याय के साथ, जो नवीन जी, ज्योति जी और मैं करेंगे। और कल का जो स्वाध्याय है वो नीतू जी, सॉरी, जो आज का था वो नीतू जी वाला था, और जो कल का रहेगा वो सुनीता जी वाला रहेगा, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। और फिर परसों प्रभावती मैम का सेशन है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट। आने वाले दिनों में भी जनवरी में फिर से हम सेशन करेंगे, बट 3 दिन की क्लास होगी उनकी। अभी 1 दिन की, उसका 3 दिन की। सो बल्ले बल्ले है, तो आप लोग उसको एंजॉय करिएगा, मैं भी एंजॉय करूंगी। और दूसरी चीज ये है कि हर दिन आना है ध्यान करने के लिए। आप चाहे जो भी ध्यान करते रहें, जो आपका समय है उसको करते रहे। उससे क्या होता है, ग्रुप की ऊर्जा के साथ साथ आपकी हीलिंग भी होती है और उस तरह के मैसेजेस मिलते हैं। सो जुड़े रहिए, बने रहिए और ध्यान ज्ञान लेते रहिए। सो मास्टर्स, हम सब का भला हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपना स्वाध्याय, अपना ध्यान करते रहें, रोजाना अपनी ध्यान की प्रैक्टिस करते रहें और दूसरों को ध्यान सिखाते रहें, जगाते रहें, और जो सत् कार्य है वो करते रहे। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि और शुभ दिन आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू।